Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Dr. Madiha Ilyas, consultant cardiologist working as a registrar cardiology department in Patna Memorial Hospital, Shadman, Lahore. हमारे ECD सेशंस जो चल रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले 2 लेसन हुए हैं। फर्स्ट लेसन में हमने बेसिक ECD की ओवरव्यू उसका लिया था और सेकंड लेसन में हमने वेव टू वेव ECD समझने का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले पी वेव पढ़ी थी और पी वेव के बाद अब हम PR सेगमेंट के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज PR सेगमेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल PR सेगमेंट एंड व्हाट आर इट्स एबनॉर्मेलिटीज। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पी वेव को रिवाइज कराना चाहती हूँ ताकि आपके माइंड में वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेटल हो जाए। जो पी वेव की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी थी वो होती है कि इसकी स्मूथ कॉन्टोर होती है, लीड 2 के अंदर मोनोफेजिक होती है, लीड V1 में बाइफेजिक होती है और इसका नॉर्मल एक्सिस 0 डिग्री से +75 डिग्री तक होता है और पी वेव शुड बी अपराइट इन लीड 1 एंड लीड 2 एंड इट इज नॉर्मली इन्वर्टेड इन लीड AVR। जो इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 120 मिलीसेकेंड या 3 स्मॉल स्क्वायर्स से कम होनी चाहिए और इसका जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड है वो लिम्ब लीड्स में 2.5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए और प्रिकॉर्डियल लीड्स में 1.5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। अगर आपने पी वेव की एबनॉर्मेलिटीज देखनी है तो ये ज़्यादा अच्छी आपको इंफीरियर लीड्स में नजर आएंगी या फिर लीड V1 में नजर आएगी। नाउ come to the today's topic, that is PR segment. PR segment कैसे स्टार्ट होता है? एंड ऑफ पी वेव से लेके स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स तक जो एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, जो सीधी लाइन है, उसे हम PR segment कहते हैं। Now some people ask why it is called PR segment, why it is not called PQ segment. So the answer is most of the time on ECG, Q waves are not visible in many complexes. बहुत से complexes में Q waves नहीं नजर आ रही होती until unless there is certain pathology. Normally Q wave सिर्फ हमें lateral leads में visible हो सकती है जो कि septal depolarization को show करती है। तो that's why हम लोगों ने जब PR intervals या PR segment देखना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उस QRS कॉम्प्लेक्स में Q वेव भी मिले, इसलिए हम उसको स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ P से लेके स्टार्ट ऑफ RS कॉम्प्लेक्स तक भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब एक बात और आपके ज़हन में आ रही होगी कि व्हाई इट इज़ नॉट कॉल्ड इंटरवल। सो PR इंटरवल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड PR सेगमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो PR इंटरवल है वो स्टार्ट ऑफ P से लेके स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स तक होता है और जो इंटरवल है वो सेकंड्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं और इंटरवल में एटलीस्ट एक वेव होना बहुत ज़रूरी है, जबकि सेगमेंट के अंदर कोई वेव नहीं होती। जब इंटरवल की पैथोलॉजीज हम डिस्कस करते हैं तो वो हम सेकंड्स में बताते हैं कि आइदर इंटरवल इज लॉन्ग और शॉर्ट, जबकि जब सेगमेंट की पैथोलॉजी हम डिस्कस करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वेदर इट इज एलिवेटेड और डिप्रेस्ड। अच्छा जी, और PR सेगमेंट बनता कैसे है और ये हार्ट की डीपोलराइजेशन में किस चीज़ की डीपोलराइजेशन को शो करता है? PR सेगमेंट एक्चुअली शो करता है पैसेज ऑफ इम्पल्स थ्रू द AV नोड। AV नोड के अंदर नॉर्मली थोड़ा सा डिले होता है, क्यों? ताकि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले या एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से पहले आपके वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो जाए, तो इम्पल्स को AV नोड में गुजरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अदर रीजंस क्या हैं कि जो AV नोड के अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत ही कंपैक्टेड फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई इम्पल्स को गुजरने में ज़्यादा टाइम लगता है। प्लस जो AV नोड के अंदर कंडक्शन सिस्टम है उसके अंदर जो गैप जंक्शंस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। तो इस वजह से भी AV नोड के अंदर से जब करंट पास करता है तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है। अच्छा जी, अब बात ये है कि करंट तो पास हो रहा है AV नोड से और उसकी डीपोलराइजेशन भी हो रही है,
तो ईसीजी के ऊपर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि एवी नोड एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि डायग्राम में आपको ग्रीन कलर से शो हो रहा है, और इस छोटे से स्ट्रक्चर की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो इतनी सटल होती है कि सरफेस ईसीजी उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती। अच्छा जी, अब बात यह है कि पीआर सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के तौर पे क्यों शो होता है जबकि एवी नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो पास कर रही है। द रीजन इज एवी नोड एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रीन हाईलाइटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर से जब इम्पल्स जाती है तो एक तो वो बहुत ही स्लो जाती है, प्लस इस छोटे से स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सरफेस ईसीजी पे रिकॉर्ड नहीं होती। इसलिए जो आपके पास ईसीजी आती है उसके अंदर एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन शो हो जाती है पी वेव और क्यूआरएस कम्प्लेक्स के दरमियान में, जिसको हम पीआर सेगमेंट कहते हैं, और ये एवी नोडल कंडक्शन को शो करता है। अच्छा जी, पीआर सेगमेंट एक मोस्ट इग्नोर्ड सेगमेंट है, इसको किसी ने कभी लिफ्ट नहीं कराई। एक्चुअली इसके अंदर भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसा कि पेरिकार्डाइटिस के अंदर इसकी एबनॉर्मेलिटीज शो होती हैं, और एट्रियल इस्कीमिया या एट्रियल इंफार्क्शन के अंदर भी जो चेंजेस हैं वो पीआर सेगमेंट के अंदर आते हैं। पहले हम पेरिकार्डाइटिस के बारे में देख लेंगे। जब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है उसका हॉलमार्क फीचर है कि उसके अंदर पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन होती है, और इसको हमने कैसे देखना होता है, हमने इसको टीपी सेगमेंट से कंपेयर करना होता है। टीपी सेगमेंट मीन्स जो कि टी वेव के एंड से स्टार्ट होता है और पी वेव के स्टार्ट पे खत्म होता है। उस सेगमेंट को हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि जो पीआर सेगमेंट है वो उससे एलिवेटेड है या डिप्रेस है। तो पेरिकार्डाइटिस के अंदर पीआर सेगमेंट डिप्रेस होगा। इसके अलावा और क्या साइंस होते हैं पेरिकार्डाइटिस के? और इसमें वाइड स्प्रेड कनकेव एसटी एलिवेशन होती है, रेसिप्रोकल एसटी डिप्रेशन एंड पीआर एलिवेशन इन एवीआर एंड वी1, और एब्सेंस ऑफ रेसिप्रोकल एसटी डिप्रेशन एल्सवेयर। ठीक है जी, ये ईसीजी आपको नजर आ रही है जिसके अंदर हमें, अगर आप टीपी सेगमेंट से कंपेयर करो तो पीआर सेगमेंट टीपी सेगमेंट से थोड़ा सा नीचे है। सो दिस इज द ईसीजी ऑफ पेरिकार्डाइटिस। प्लस आप लीड 2 के अंदर देखो तो आपको कनकेव अपवर्ड एसटी एलिवेशन नजर आ रही है। लीड V4, V5, V6 के अंदर भी कनकेव अपवर्ड एसटी एलिवेशन भी मिल रही हैं, और पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन भी ज्यादा ऑब्वियस नजर आ रही है। तो दिस इज द ईसीजी ऑफ पेरिकार्डाइटिस। अच्छा जी, जो नेक्स्ट पैथोलॉजी हम देख सकते हैं पीआर सेगमेंट में वो है एट्रियल इन्फार्क्शन। एट्रियल इन्फार्क्शन में पीआर सेगमेंट की एलिवेशन भी हो सकती है और पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन भी हो सकती है। और अगर ये वाली फाइंडिंग्स आपको ईसीजी में मिल रही हैं एमआई के बाद, तो इनका पुअर आउटकम होता है, क्योंकि इसके बाद देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवी ब्लॉक या एसवीटीज, या फिर हार्ट की फ्री वॉल रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, एट्रियल इन्फार्क्शन को देखने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसे हम ल्यूस क्राइटेरिया कहते हैं। वो क्या कहता है कि अगर पीआर की एलिवेशन V5, V6 के अंदर 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा है, या फिर उसके साथ हमें पीआर डिप्रेशन मिल रही है V1, V2 में, तो हम कहते हैं कि एट्रियल इस्कीमिया इज देयर। या फिर लीड 1 के अंदर 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा पीआर एलिवेशन हो और लीड 2 एंड 3 के अंदर पीआर की डिप्रेशन हो, तो भी हम कहते हैं कि एट्रियल इन्फार्क्शन इज देयर। या फिर प्रिकॉर्डियल लीड्स के अंदर पीआर डिप्रेशन हो जो कि 1.5 मिलीमीटर से ज्यादा हो, या फिर लीड 1, 2 और 3 में पीआर डिप्रेशन हो जो कि 1.2 मिलीमीटर से ज्यादा हो। तो ये फाइंडिंग्स अगर होंगी तो हम कहेंगे कि एट्रियल इन्फार्क्शन इज देयर। दिस इज द ईसीजी ऑफ एट्रियल इन्फार्क्शन, जिसके अंदर आपको पीआर डिप्रेशन मिल रहा है। लाइक अगर आप सेकेंड वाली ईसीजी भी अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो लीड 1 के अंदर पीआर डिप्रेशन है, लीड 2 के अंदर पीआर डिप्रेशन है, एंड लीड 3 के अंदर भी पीआर डिप्रेशन है।
जिसको हमने कंपेयर कर किया है टीपी सेगमेंट से। इसका ये जूम्ड व्यू है जिसमें आपको टीपी सेगमेंट भी नज़र आ रहा है और पीआर सेगमेंट भी नज़र आ रहा है। पीआर सेगमेंट टीपी सेगमेंट से नीचे है। So this is the ECG of atrial infarction. So that's all about PR segment, जिसको हम आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं, जबकि इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं। तो आइंदा जब नेक्स्ट टाइम आपने ECG देखनी है तो PR सेगमेंट को भी ज़रूर गौर से देखना है। So this was our third lesson. Next lesson would be on PR interval. So stay tuned to my channel and please subscribe, like and share it. Thank you.